हेलो क्लास। अभी हम लोग मैकाले मिनट के बारे में पढ़ रहे थे और इस स्टडी में हम लोग ये समझेंगे कि मैकाले का हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन में क्या योगदान रहा, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी, और ये पढ़ेंगे कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी वो क्या थी। मैकाले की जो फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी वो थ्योरी क्या थी। तो पहले हम लोग प्लेस ऑफ मैकाले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन की स्टडी करेंगे। इसमें दो तरह के पक्ष थे। पहले वो आर्ग्यूमेंट्स थे जो उसके अपोजिशन में थे और दूसरे वे आर्ग्यूमेंट्स थे जो मैकाले के फेवर में थे। तो फर्स्ट वन दैट वाज इन अपोजिशन। तो पहला था इसमें इंसल्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। ऐसा कहा जाता है कि मैकाले ने इंडियन लैंग्वेज का अपमान किया। तो इस वजह से ही उसने जो इंडियन लैंग्वेजेज को बहुत ज़्यादा अविकसित और अवैज्ञानिक कहकर उसने उनको अपमानित किया। तो जबकि ऐसा नहीं था और हमारे भारत में भी हमारी संस्कृति में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में अच्छा लिटरेचर हमारे यहाँ हमेशा रहा है। इसमें सूर, तुलसी, मीरा, विद्यापति और ये सब प्रूफ हैं कि हमारा साहित्य बहुत ही उच्च कोटि का था। दूसरा है इंसल्ट ऑफ इंडियन कल्चर। मैकाले पर ये दोष दिया जाता रहा कि वो इंडियन कल्चर की इंसल्ट करता था। उसने कहा था कि क्या हम ऐसे चिकित्सा साहित्य को पढ़ाएंगे जिसे पढ़कर अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आएगी। तो कहीं ना कहीं वो इस बात का प्रमाण देता है कि वो यहाँ की चीज़ों को ऐसा मानता था कि यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं और बहुत ही लाइक एनिमल्स दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ। वो लोग जो हैं अपने कल्चर और लाइफ को बिल्कुल एनिमल्स की तरह रहते हैं वो यहाँ पर। जबकि हमारे देश का चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विज्ञानों में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। अथर्ववेद जो है पूरा का पूरा चिकित्सा पर ही आधारित है और अच्छे अच्छे चिकित्सक हमारी संस्कृति में हुए हैं। चरक हैं, जीवक हैं, बहुत सारे ऐसे चिकित्सक भी हुए हैं बहुत, जो कि जिन्होंने अपनी चिकित्सा यहाँ पर शैल्य चिकित्सा हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में बहुत ही प्रभावशाली रही है। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट टू स्मगल वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उसने यहाँ पर लोगों पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको थोपने का अपना पूरा प्रयास किया। तो इसी वजह से वो जो है तर्क देता था कि इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो वेस्टर्न कल्चर सिविलाइजेशन के आगे कहीं भी टिकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उस फादर ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन। तो मैकाले को फादर ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन कहा जाता है क्योंकि वो जो था उसने वर्ग विभेद को जन्म दिया। ये कैसे जन्म दिया? ऐसे कि उसने जो है ये जो केवल अपर वर्ग को पढ़ाकर और नीचे वर्ग को छोड़ करके जो लोअर क्लास है उसको अवॉइड किया, जिस वजह से यहाँ का जो वर्ग विभेद था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द ब्रिटिश एम्पायर सस्टेनेबल। उसका एक जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक भूमि का बेस फाउंडेशन तैयार करना, ना कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ भलाई के काम करना। वो यहाँ पर एक ऐसी नींव ब्रिटिश साम्राज्य की तैयार करना चाहता था, फाउंडेशन डालना चाहता था जिसको कि कोई भी भारतीय कभी बदल ना पाए। नेक्स्ट वन, मैकाले वॉज नॉट टॉर्च बेरर इन इंडियन एजुकेशन। इसको नरुल्लाह नायक ने कहा है कि हम जिस हिसाब से ये मानते हैं कि
मैकाले जो था भारतीय शिक्षा में टॉर्च बीयरर था, पथ प्रदर्शक था, ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू नरुल्लाह नायक, to call Macaulay a torch bearer in the path of progress gives an exaggerated account of role that the actually played। हम ये नहीं मान सकते क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति और हमारे यहाँ की शिक्षा उस समय में पिछड़ गई थी, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे यहाँ की वैदिक सभ्यता और हमारे यहाँ की वैदिक एजुकेशन सिस्टम बहुत ही उच्च स्तर का था, जो मुग़लों के आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला गया था और जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो मुग़लों के अनुसार चलने लगी थी। इसी में हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। तो कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने मैकाले के पक्ष में तर्क दिए और ये माना कि अगर मैं ये कहा जाए कि मैकाले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को केवल तबाह करने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ एक अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए गए, पहला था डिटरमाइनिंग द अनसर्टेन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। उसने पहला काम ये किया था कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी वो बिल्कुल उस समय तक अनिश्चित हो गई थी, उसका कोई भविष्य और फ्यूचर नहीं दिख रहा था। उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को एक भविष्य अपने विवरण पत्र के द्वारा प्रदान किया। नेक्स्ट वन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। कहीं ना कहीं मैकाले के विवरण पत्र ने ही ये एक डायरेक्शन दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कि वो सिर्फ अपने में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि जो विश्व में हो रहा है उसकी भी जानकारी ले, विश्व में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी जानकारी ले, वैश्विक जो साइंस है और सांसारिक लोगों से जुड़े और संसार के साथ सहभागी बने, एक कंपेनियन की तरह वर्ल्ड के साथ में चले। तो पहली बार ऐसा मैकाले के विवरण पत्र में ही एजुकेशन स्ट्रक्चर आया था। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टर ऑफ वेस्टर्न नॉलेज ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्टर ऑफ वेस्टर्न नॉलेज ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है वो एक तरह से भारत में पाश्चात्य ज्ञान का प्रसारक था, स्प्रेडर था, जिसने भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया और यहाँ के लोगों के लिए विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी के जो डोर थे वो ओपन कर दिए थे। वहाँ जो औद्योगिक क्रांति थी, जो रेवोल्यूशन आए विश्व में, उनकी जानकारी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से ही इंडिया में आई और इंडिया जैसे देश को भी विश्व के साथ खड़े होने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ के लोग वेस्टर्न एजुकेशन को ले करके उन्होंने उसमें अपने आप को आगे बढ़ाया वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, और वो विदेशों में गए, उन्होंने जाना समझा चीज़ों को और ये कोशिश की भी कैसे वो अपने देश में भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, हेल्पफुल इन जनरेटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जो मैकाले लाया था अपने विवरण पत्र के साथ, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो ये हुआ कि उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को हमारे अंदर जगा दिया था, जो हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल अननोन थे कि कैसे करके पश्चिमी देशों में जो फ्रीडम है, जो उसके लिए कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे देशों ने खुद को आज़ाद कराया, कैसे एक ब्रदरहुड की शुरुआत विश्व में हो रही है, कैसे हम वेस्टर्न कल्चर के इक्वल खड़े हो सकते हैं, उन सब की जानकारी हमें तभी मिल सकती थी जबकि हम वेस्टर्न कल्चर को भी उतना ही जानते जितना कि हम अपने कल्चर को जानते थे। तो विश्व के साथ चलने में और हमारी अपनी राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जो चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद होना है, इसमें बहुत बड़ा हाथ इस एजुकेशन सिस्टम का रहा जो कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था। इसने हमें जगाया अपने देश के प्रति, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर
जो पढ़े लिखे लोग आए आगे, जो अपर क्लास आई, उसने इसमें बहुत सहायता की थी। नेक्स्ट आते हैं हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत कहा जाता है। हम सभी फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं, जिसका मतलब है छानना। तो द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन्स दैट द एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पीपल एंड थ्रू देम एजुकेशन कन्वेड टू द मास। इसका मतलब ये था कि ऐसी शिक्षा जो है छन छन कर जो प्रोवाइड की जाए, जो थोड़े से बहुत स्मॉल पोर्शन में प्रोवाइड कराई जाए लोगों को, और उसके बाद उन जो पढ़े लिखे लोग होंगे उच्च तबके के, उनके द्वारा ही जनसाधारण तक शिक्षा पहुँचे। तो इस बारे में ऑर्थर मैथ्यू ने कहा था एजुकेशन वॉज टू परमिट the masses from above, drop by drop from Himalayas of the Indian life, useful information was trickled downwards, forming in time a broad and stately stream to irrigate the thirsty plain। आर्थर मैथ्यू के शब्दों में सर्वसाधारण की शिक्षा ऊपर से छन छन कर पहुँचनी थी, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे वह, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों को सिंचित करे। इसका मतलब ये है कि आर्थर मैथ्यू का कहना था कि जब उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर नीचे की तरफ आएगी तो वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। जैसे कि हिमालय से जो गंगा है, जो नदियां हैं हमारी, बहुत छोटी पतली नाले में निकलती हैं और मैदान तक आते आते वो बहुत चौड़ी हो जाती हैं, तो वो ऊंचाई से निकलकर नीचे आते आते बहुत चौड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही जो अपर क्लास है वो बहुत थोड़ा सा है और बहुत छोटा है, उसको हम धीरे धीरे एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और वो नीचे की तरफ आकर एजुकेशन प्रोवाइडर बनेगा, जिससे कि जनसाधारण को भी शिक्षा मिल सकेगी। नेक्स्ट है सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। तो इसमें जो है क्रिश्चियन जो इसके समर्थक थे फिल्ट्रेशन थ्योरी के, वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज, काउंसिल मेंबर ऑफ बॉम्बे गवर्नर, काउंसिल मेंबर ऑफ बॉम्बे गवर्नर जो और फ्रांसिस बार्डन जो था यहाँ का जो एक कानूनी विशेषज्ञ जो था, उसका बॉम्बे गवर्नर का काउंसिल मेंबर था कानूनविद फ्रांसिस बार्डन, वो मुख्य समर्थक था। और जितने भी कंपनी के कर्मचारी जो संचालक थे वे प्रबल समर्थक थे इसके, और स्वयं मैकाले तो था ही। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्थर मैथ्यू एजुकेशन वॉज टू परमिट द masses from above, drop by drop from Himalayas of the Indian। तो इस तरह से जो शिक्षा थी वो ऊपर से नीचे की तरफ आनी थी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग लाइफ यूजफुल इंफॉर्मेशन वॉज ट्रिकल डाउनवर्ड्स। ये हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे उसी का शॉर्ट है। नेक्स्ट है, इसी में कंपनी के संचालकों ने अपने आदर्श पत्र में मद्रास की सरकार को एक आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विकास उसी समय हो सकता है जब उच्च वर्गों के उन व्यक्तियों को यह प्रदान की जाए जिनके पास अवकाश है। यानी कि जो कंपनी के संचालक, जो सपोर्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये मानते थे कि एक वो वर्ग कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा जो अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त है, जिसके पास शिक्षा ग्रहण करने का समय ही नहीं है। तो फिर हमें उन लोगों को पहले शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनके पास समय है, जो इसकी
इस शिक्षा की महत्ता को समझते हैं तो वो उसमें समय देंगे और उस समय शिक्षा का विकास भी हो पाएगा। नहीं तो जो नीचे वाला तबका है वो अपनी रोज़मर्रा के नीड्स में ही लगा हुआ है, उनको उतनी शिक्षा की महत्ता समझ में भी नहीं आएगी। ये कंपनी के संचालकों का मत था। तो इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दिस इम्प्रूवमेंट of education are those which concern the education of the higher classes of person possessing lyre। इस तरह से इन लोगों ने, जो कंपनी के संचालक थे और जो लोग थे, समर्थक थे, उन लोगों ने इसे समझाने का प्रयास किया। इसमें एक ये चीज़ थी, जब ये सिद्धांत आया था उस समय पर लॉर्ड जो था ऑकलैंड था, ऑकलैंड ने कोशिश की थी कि वो जो प्राच्यवादी और देसी शिक्षा के समर्थक थे उनको कोशिश की जाए कि वो भी सेटिस्फाई हों, डिससेटिस्फेक्शन उनमें ना आए। लेकिन लॉर्ड जो गवर्नर था ऑकलैंड, वो भी इसी नीति का समर्थक था। तो इसीलिए उसने भी इसी फिल्ट्रेशन थ्योरी का समर्थन किया था। इसमें ऑकलैंड क्यों था? ऑकलैंड इसलिए गवर्नर था उस समय पर क्योंकि जो 1813 का एक्ट आया था, उसके विवाद समाप्त होने के बाद जो विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो वापस चला गया था और उसके बाद जो है लॉर्ड ऑकलैंड बन करके आया था। तो जो ऑकलैंड था वो इस समय पर जो था वो गवर्नर जनरल था। तो इस तरह से लॉर्ड ऑकलैंड और उसके जाने के बाद जब विलियम बेंटिंक चला गया, उसके बाद से जो पाश्चात्य लोग थे, जो देशी लोग थे, यहाँ पे प्राच्य लोग थे, उन्होंने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया था कि हमें ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, विवरण पत्र को मंजूर नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्राच्यवादियों को ऑकलैंड ने सेटिस्फाई करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट आते हैं, वे कौन से कारण रहे जिनके कारण इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। नंबर 1, कंपनी नीड eligible Indians for this it was the best solution। बेसिकली जो फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कंपनी को ऐसे योग्य भारतीय चाहिए थे जो उसके लिए काम कर सकें, और ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था, एक बहुत अच्छा तरीका था जिससे कि भारतीयों को काम करने के लिए कंपनी में उन्हें लाया जा सकता था, उनको अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर। नेक्स्ट है, टू क्रिएट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश सपोर्टर्स। तो दूसरा इसमें एक ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भक्तों की सेना तैयार करना, एक ऐसी इंडियन आर्मी जो तैयार हो जाए जो कि ब्रिटिश की सपोर्टर हो और बिल्कुल जो जैसा ब्रिटिशर्स कहें, जैसा कंपनी कहे, वैसे ही वो उनकी बात माने और नीचे तक पहुंचाएं, जनसाधारण तक लेकर के जाएं। नेक्स्ट था, गवर्नमेंट डिड नॉट हैड मनी टू एजुकेट मास। उस समय गवर्नमेंट के पास, जो कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो यहाँ की जनसाधारण जनता का खर्चा उठा पाते। नेक्स्ट, इफ़ अपर क्लास इज अफेक्टेड देन लोअर क्लास विल अफेक्टेड ईजली। इनका ये मानना था कि अगर कुछ जो उच्च वर्ग है उसको अंग्रेजी शिक्षा प्रभावित कर ले जाती है, तो जो नीचे का तबका है वो स्वयं ही अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में
आ जाएगा, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आ जाएगा और इनका जो उद्देश्य है अंग्रेजी साम्राज्य के फाउंडेशन को मजबूत करना वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय एजुकेटिंग सम अपर क्लास पर्सन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास एजुकेशन कैन बी इंटरेस्टेड टू देम। उनका ये मानना था कि जो अगर वो कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षित कर लेते हैं तो जो नीचे वाले जनसाधारण लोग हैं उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी उन ऊपर के वर्ग के लोगों को सौंप दी जानी चाहिए। उनका जो उत्तरदायित्व होगा वो ये होगा कि जो अशिक्षित वर्ग रह गया है उसके लिए वो काम करें और ये प्रयास करें कि उनकी तरह वो नीचे के तबका भी शिक्षित हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जैसा उच्च वर्ग अगर वेस्टर्न कल्चर का भक्त होगा, ब्रिटिशर्स का भक्त होगा, तो जब वो वाली शिक्षा लेकर के आएगा तो वो बहुत ज़्यादा समझदार होगा और अंग्रेज़ों के प्रति बिल्कुल वफादार होगा और उसको सब वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन और ब्रिटिशर्स में सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आएगा। तो वही चीज़ जो है धीरे धीरे करके नीचे के लोगों में भी आएगी। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि ब्रिटिश फाउंडेशन बहुत मजबूत होगी और दूसरी बात ये है कि जो नीचे के लोग हैं जब देखेंगे कि ऊपर के लोग इतने स्वामी भक्त हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी बात होगी, इसीलिए वो इतनी ब्रिटिशर्स के फेवर कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अपोजिशन की संभावना भी ख़त्म हो जाएगी और डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को नीचे एजुकेशन के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन होता है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। जो शिक्षा देने वाले होंगे वो उन्हीं के इंडियंस अपने लोग होंगे, अपर वर्ग के लोग होंगे जो बिल्कुल ही इंग्लिशमैन बन चुके होंगे। अब आते हैं इसका परिणाम क्या रहा। इसका परिणाम हम लोग पहले भी जो पढ़ चुके हैं वही था कि इस सिद्धांत को अपनाए जाने से एक शिक्षा की जो अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई और एक डेवलपमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत रैपिडली मिलने लगा था। डेवलपमेंट तेज़ हो गया था, विकास बहुत तेज़ी से होने लगा। अंग्रेज़ों ने लोगों की सहायता की कि वे ऊपर आएँ और सरकारी जो अंग्रेजी स्कूल थे उनमें पढ़ने वालों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा लेना ही सही समझा। लेकिन जिस एम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस गोल के लिए इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को लाया गया था वो एम या गोल वो पूरा नहीं हुआ। वो गोल था उच्च वर्ग के जो शिक्षित हैं वो मास एजुकेशन प्रोवाइडर होंगे, जो जनसाधारण है उस तक शिक्षा पहुंचाएगी अपर क्लास। तो ये तो हुआ ही नहीं, ये इवन और ये हो गया कि शिक्षित करना तो दूर की बात रही, उनमें गैप और बढ़ गया और उन्होंने जो लोअर क्लास थी उसको बिल्कुल छोड़ दिया। तो वो कहीं ना कहीं एक अलग वर्ग बन गया। तो भारतीय जो यंगस्टर्स थे जब उनको गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए तो उन्होंने और लोअर क्लास का उल्टा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया और वो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल ब्रिटिशर्स उनके लिए गॉड फादर बन गए और वो अपने ही लोगों का दमन करने में उनकी सहायता करने लगे और ब्रिटिशर्स को ये बताने लगे कि कैसे करके वो उन पर और अच्छे से शासन कर सकते हैं। एक जो कंपनी के अधिकारियों का जो उद्देश्य था, जो कंपनी का एक उद्देश्य था कि यहाँ पर ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा जो रक्त और रंग में जो है, ब्लड और कलर में बिल्कुल भारतीय होंगे और जिनकी सोच बिल्कुल वेस्टर्न होगी, जो बुद्धि और नैतिक आदर्शों से, रुचियों से और थिंकिंग से बिल्कुल वेस्टर्न होंगे, ब्रिटिश जैसे होंगे। वो उनकी जो सोच थी उसमें वो कंपनी के संचालक या कंपनी जो थी वो बिल्कुल सफल रही थी। तो इस वजह से नेहरू ने भी ये कहा था कि अंग्रेज़ों ने भारत में नवीन वर्ग